जी, अब क्वेश्चन नंबर 26 देख लेते हैं। अगेन अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 26 में कह रहे हैं द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट एच इन द गिवन ग्राफ इज, तो हमने कोऑर्डिनेट्स इसके पता करने हैं। और अगर एक्स एक्सिस में देखें तो ये -3 आ रहा है और वाई एक्सिस में देखें तो ये 4 आ रहा है। दैट मीन्स कि इसका जो कोऑर्डिनेट होगा वो -3, 4 होगा, जो कि ऑप्शन ए में अवेलेबल है। क्वेश्चन नंबर 27 एंड 28 आर लिंक्ड विद ईच अदर, यानी कि इस कोई ग्राफ को स्टडी करते हुए क्वेश्चन 27 और 28 को हमने जवाब देना है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 27 में कहा है कि वन ऑफ द पॉइंट्स दैट लाइज ऑन द गिवन लाइन इज, ठीक है, यानी इस लाइन के अंदर कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं इनमें से जो इस लाइन में लाई कर रहे हैं। ठीक है, अब 4,4 चेक करते हैं क्या इस जगह पर है, नहीं है। देखिए 4,4 की पोजीशन ये है, ठीक है, तो ये हमारे पास ऑप्शन गलत हो जाएगा। 3,2 की पोजीशन जो है वो यहाँ पर है, अगेन रॉन्ग हो गया। 0,-1, अच्छा अब 0,-1 वाई एक्सेस पे लाई करेगा, तो 0,-1 यहाँ पर आ जाएगा जहाँ पर एक्स एक्सिस 0 है और वाई एक्सिस -1 है। तो कभी भी अगर एक्स कोऑर्डिनेट आपका 0 होता है, यानी कि एब्सिस्सा आपका 0 होता है, तो वो हमेशा पॉइंट हमेशा वाई एक्सिस पे लाई करता है। अच्छा, -1,0 अगेन एक्स एक्सिस पे लाई करेगा। और अब अगर हम यहाँ पर देखें तो ये लाइन का पार्ट है, दैट मीन्स डी इज द राइट आंसर। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन 28, इफ अ पॉइंट लाइज ऑन द गिवन लाइन एंड इट्स ऑर्डिनेट इज -3, कह रहे हैं कि यहाँ पर हमारे पास जो ऑर्डिनेट है यानी कि वाई पार्ट है वो -3 है और वो इस ग्राफ पर इस लाइन पर लाई कर रहा है। ठीक है, देन द एब्सिस्सा ऑफ द पॉइंट विल बी, यहाँ पर एब्सिस्सा क्या होगा। अब यहाँ पर अगर देखें -3 ऑर्डिनेट का कहाँ आएगा, तो -3 ऑर्डिनेट का यहाँ पर आएगा। ठीक है, तो अब इसका एक्स एक्सिस यानी एब्सिस्सा पार्ट कहाँ होगा, इसी डायरेक्शन में लाइन की तरफ मूव करें तो यहाँ पर ये पॉइंट मिलता है हमें। और इसी डायरेक्शन में अगर हम एक्स एक्सिस की तरफ एक लाइन ड्रॉ करें तो हमें पॉइंट मिलता है -4। दैट मीन्स इसका इस पॉइंट का, इस पर्टिकुलर पॉइंट का जो इस लाइन के बिल्कुल एंड में है वो होगा -4, -3। और यही हमसे पूछा गया है कि आपने एब्सिस्सा बताना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन शोज एन ऑर्डर्ड पैर। देखें ऑर्डर्ड पैर हमेशा जब भी लिखा जाता है तो वो राउंड ब्रैकेट्स में लिखा जाता है, कर्ली ब्रैकेट्स में सॉल्यूशन सेट लिखा जाता है। इसका मतलब ये है कि डी ही एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें के अंदर सिर्फ राउंड ब्रैकेट्स गिवन है। अब यहाँ देखें अगर राउंड ब्रैकेट्स गिवन तो है लेकिन कर्ली ब्रैकेट्स भी हैं, इसका मतलब ये है कि ये सॉल्यूशन सेट है, ये एक ऑर्डर्ड पैर नहीं है। ऑर्डर्ड पैर कोई भी कोऑर्डिनेट पॉइंट को कहते हैं जो हमेशा इस तरीके से रिप्रेजेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, अब देखें यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 29 तक अगर आप देखें तो लीनियर इक्वेशंस और लीनियर ग्राफ के क्वेश्चंस एंड हो गए। और उससे पहले हमने एल्जेब्रिक मैनिपुलेशन के भी क्वेश्चंस जो थे वो सारे एंड कर दिए थे। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन 30 से हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम स्टार्ट हो रहा है। और पाइथागोरस थ्योरम की जो हमारे पास एक पूरा बॉक्स है, एग्जाम स्पेसिफिकेशंस में आप देखिएगा तो पूरा बॉक्स जो है हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम का ट्रिग्नोमेट्री के साथ है। तो वो ट्रिग्नोमेट्री और पाइथागोरस थ्योरम दोनों के मिलाकर 12 क्वेश्चंस आने हैं। अब यहाँ से हम देखेंगे कि 30 से 41 तक हमारे पास टोटल जो होगा वो ट्रिग्नोमेट्री प्लस पाइथागोरस थ्योरम चलता जाएगा। अच्छा, अब 42 टिल 50 जो क्वेश्चंस आएंगे हमारे पास वो होंगे फ्रॉम थ्योरम्स, जो कि 14 थ्योरम्स हैं। और इनमें से आपने याद कोई भी नहीं करना है, आपने सिर्फ और सिर्फ हर एक को अच्छी तरीके से समझना है। अब देखें सिंपल क्वेश्चन, इन द गिवन ट्राइंगल tan phi इज, अब ये देखें ये जो सिंबल है ये फाई को रिप्रेजेंट करता है, अगेन अ ग्रीक लेटर। हम थीटा को हमेशा एंगल को थीटा से रिप्रेजेंट नहीं करते, बहुत सारी काइंड्स हैं। तो एंगल थीटा से रिप्रेजेंट होता है, फाई से रिप्रेजेंट होता है, कोई ज़्यादा फर्क नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इस तरीके से सिंबल बन जाता है। अल्फा से रिप्रेजेंट होता है अल्फा, अगेन अ ग्रीक लेटर, बीटा, ठीक है, और इन द एंड गैमा। तो इन
5 ये कह लें कि अल्फ़ाबेट्स का या ग्रीक लेटर्स का इस्तेमाल ज़्यादा मौजूद होगा AQUB के पेपर में, और इसमें इतनी कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। जहाँ भी tan phi लिखा होगा तो phi के रिस्पेक्ट से देखना है, थीटा लिखा होगा तो थीटा के रिस्पेक्ट से देखना है। अब देखिए tan phi है, phi की वैल्यू यहाँ से हमें tan phi की वैल्यू निकालनी है, तो tan थीटा या tan phi कभी भी क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस के बराबर होगा। आपको ये बहुत ही ज़्यादा फेमस है कि आपने ये ज़रूर सुना होगा, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर टिल पेंटेड ब्लैक। तो जो टिल पेंटेड ब्लैक है वो दरअसल tan की रिप्रेजेंटेशन है, और जो tan phi होगा वो हमेशा परपेंडिकुलर अपॉन बेस के बराबर होगा। अच्छा, अब ये ज़रूर ज़हन में रखें कि परपेंडिकुलर हमेशा हमारा शिफ्ट होता रहेगा। किसके रिस्पेक्ट से शिफ्ट होगा? हमारा परपेंडिकुलर शिफ्ट होगा थीटा या फाई के रिस्पेक्ट से, यानी जो भी हमारा एंगल कंसर्न्ड होगा उस रिस्पेक्ट से हम परपेंडिकुलर और बेस को चेंज करते रहेंगे। अब देखें, अगर यहाँ पे जो फाई है उसके अपोजिट जो लेंथ है वो सी है, दैट मीन्स ये जो होगा वो यहाँ पर हमारे पास परपेंडिकुलर होगा। सिमिलरली बेस क्या है? बेस हमारे पास साइड दैट इज एडजेसेंट टू फाई, तो which is the side that is adjacent to phi is B। तो यहाँ पर ये जो B है हमारी ये बेस है। अच्छा, हाइपोटेन्यूज हमेशा हमारे पास फिक्स रहता है which is opposite to 90, that means ये हमेशा फिक्स रहेगा और ये होगा हाइपोटेन्यूज। अच्छा, कुछ स्टूडेंट का क्वेश्चन आते हैं कि क्या हम थीटा को, ये 90 डिग्री को हम थीटा ले सकते हैं? अब इस सूरत में तो सामने वाला परपेंडिकुलर बन गया, और परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज ये तो बहुत ज़्यादा इर्रेगुलर मैथ्स हो गई। ठीक है, तो कभी भी आप थीटा को 90 नहीं लेंगे, आप थीटा को ऐसा एंगल लेंगे जो लेस देन 90 होगा, यानी या तो ये एंगल या ये एंगल, इन दोनों में से कोई एक रिक्वायर्ड एंगल होगा आपका। अब देखिए, यहाँ परपेंडिकुलर अपॉन बेस का रेशो लें तो क्या आंसर आएगा? C अपॉन B का आंसर आएगा। तो C अपॉन B हमें शो हो रहा है D में, दैट मीन्स D इज आवर राइट आंसर। अच्छा, इन द गिवन डायग्राम द लेंथ ऑफ द आर्क AB इज, AB की आर्क लेंथ निकालनी है। सिंपल फॉर्मूला हमारे पास मौजूद है L इक्वल्स टू R थीटा का। तो जो L इक्वल्स टू R थीटा है वो हमारे पास यहाँ पर अप्लाई करेंगे। ऑलरेडी थीटा रेडियंस में गिवन है, अगर थीटा रेडियंस में नहीं गिवन होगा तो आपने उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा बाय मल्टीप्लाइंग बाय पाई एंड डिवाइड बाय 180। ठीक है, तो 0.5 रेडियंस मल्टीप्लाई बाय 9 विच इज आवर आंसर। अच्छा, और ये ध्यान में रखें कि जो हमारे पास यूनिट रेडियस का होगा वही यूनिट आंसर में आर्क लेंथ का भी आएगा। ऐसा नहीं हो सकता कि अगर अच्छा हाँ, और लेट सपोज हमारे पास आर्क लेंथ का यूनिट यहाँ पर चेंज आ रहा है, तो फिर हम ये करेंगे कि जब हम मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल लेंगे, लेट से 9 मल्टीप्लाई बाय 0.5 इज 4.5 मीटर्स। अब लेट सपोज एग्जामिनर ने आंसर आपको दिया हुआ है इन द टर्म्स ऑफ सेंटीमीटर्स, तो अब आपने क्या करना होगा, इस मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना होगा और आपने यहाँ पर मल्टीप्लाई बाय 100 करना होगा, विच इज ऑल्सो एन ईजी टास्क। तो आपने यहाँ मल्टीप्लाई 100 कर दिया और यहाँ पर आंसर आपका आ गया। अच्छा, अब यहाँ तो मल्टीप्लाई बाय 100 नहीं करना, आपने यहाँ पर डायरेक्ट 4.5 मेंशन कर दिया विच इज बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, ऑन सिंप्लीफिकेशन sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय cot थीटा विल बी, वी गेट। तो अगर यहाँ पर हम sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 पे आइडेंटिटी लगाएं, देखिए 3 आइडेंटिटीज आपने हमेशा याद रखनी है। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू sec स्क्वायर थीटा, सिमिलरली 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू cosec स्क्वायर थीटा। ये 3 आइडेंटिटीज आपने याद रखनी ज़रूरी हैं। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पर अगर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू sec स्क्वायर थीटा होता है, तो क्या sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 tan स्क्वायर थीटा के बराबर आता है? लेट्स चेक इट। ठीक है, तो हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू sec स्क्वायर थीटा होता है। तो अगर हमें यहाँ से निकालना हो, अच्छा 1 सब्ट्रैक्ट करवाना हो, तो क्या करें? तो हमने sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 की वैल्यू निकाल ली और वो आई
tan स्क्वायर थीटा। अब ये जो tan स्क्वायर थीटा है, क्या हम यहाँ रिप्लेस कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ sec स्क्वायर थीटा -1? तो बिल्कुल कर सकते हैं। तो हमने लिख दिया tan स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाइड बाय, अच्छा अब ये क्योंकि ब्रैकेट में लिखा हुआ है तो अब क्योंकि एक टर्म बच गई तो हमें ब्रैकेट में लिखने की जरूरत नहीं है, हम लिख देते हैं मल्टीप्लाई बाय कॉट थीटा। अब देखिए tan स्क्वायर थीटा और कॉट थीटा आपस में रेसिप्रोकल्स होते हैं एक दूसरे के। तो हम यहाँ ये कर सकते हैं कि हम tan स्क्वायर थीटा में से, क्योंकि दो tan थीटा है यहाँ पर, 2 टाइम्स, यानी कि यहाँ पर tan थीटा मल्टीप्लाई बाय tan थीटा लिख सकते हैं। क्या हम cot थीटा को 1 tan थीटा लिख सकते हैं? तो हम यहाँ पर इस तरह कर सकते हैं कि tan स्क्वायर थीटा अपॉन tan थीटा। अब अगर tan थीटा को हम कैंसिल कर दें एक पावर से, तो हमारे पास आंसर बच जाएगा tan थीटा विच इज b। अगेन अ क्वाइट सिंपल क्वेश्चन, कोसेक स्क्वायर 45। अब देखें जो आपको एक ट्रिक पता होगी अबाउट 5 डिफरेंट वैल्यूज 0, 30, 45, 60 एंड 90। एग्जामिनर आपको ये क्वेश्चन ऐसे देगा जिसके अंदर आपको 0, 30, 45, 60 और 90 खुद ब खुद आपने पुट करनी होंगी किसी भी क्वेश्चन में। यानी एग्जामिनर आपको वैल्यूज नहीं देगा, इन 5 वैल्यूज को वो आपको बगैर किसी वैल्यू दिए आपको टेस्ट करेगा। तो आपने याद रखनी है वैल्यूज, और उसके लिए एक बहुत अच्छी ट्रिक मौजूद है। आप अगर यूट्यूब भी करें, आप गूगल भी करें, आपको मिल जाएगी वो ट्रिक। अच्छा, कोसेक स्क्वायर 45 डिग्रीज पे कोसेक स्क्वायर कैलकुलेट करना है। तो 45 डिग्रीज पे कोसेक की वैल्यू होती है √2, ठीक है। अच्छा, अब क्या ट्रिक है इसको याद रखने की? देखें साइन 45 अगर आपने याद रखा हो तो साइन 45 होता है 1/√2, और अगर कोसेक 45 निकालना है जो इसका रेसिप्रोकल है तो ये बन जाएगा सिर्फ और सिर्फ √2। तो आपने कोसेक 45, अब इसके ऊपर स्क्वायर है तो जो √2 होगा उसकी वैल्यू पर आ जाएगा स्क्वायर। अब जब स्क्वायर आ जाएगा तो आपने इस स्क्वायर से रूट को कैंसिल कर देना है, तो आंसर बच जाएगा सिर्फ और सिर्फ 2। तो ये हमारे पास ए पार्ट जो है वो आंसर है। अब देखें क्वेश्चन 34 में, इन द गिवन ट्राइंगल ABC साइन थीटा इज इक्वल्स टू, आपने साइन थीटा की वैल्यू निकालनी है। अब सिंपल, सम पीपल हैव, अगर हम याद रखें तो साइन इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। यहाँ हमारा हाइपोटेन्यूज opposite to 90 which is AC and perpendicular opposite to theta which is BC। तो अगर परपेंडिकुलर देखें तो यहाँ पर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होगा BC अपॉन AC, ठीक है। वो कहाँ ऑप्शन में गिवन है? सी ऑप्शन में गिवन है। बहुत ही समय अप्लाई करना है जहाँ पर हमें AC की लेंथ कैलकुलेट करनी है विच इज हाइपोटेन्यूज। अब देखें इस परपेंडिकुलर या बेस कुछ भी हो सकता है, तो परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर करें और फिर रूट ले लें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा AC का, ठीक है। तो इसको कैलकुलेट आप कर लें तो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 29.026 सेंटीमीटर। अच्छा, नेक्स्ट, इफ पाई रेडियंस इज इक्वल्स टू 180 देन द रिजल्ट इन रेडियन विल बी। अब देखें, इफ पाई इज पाई रेडियंस इज एडेड टू 180, ठीक है, सॉरी, तो पाई रेडियंस इज एडेड टू 180 अगर हम करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट हमें बताना है इन रेडियंस। अब देखिए पाई के अंदर हम 180 ऐड कर रहे हैं। अब क्या पाई के अंदर हम 180 ऐड करके उसको डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो हमें सबसे पहले इस 180 को कन्वर्ट करना पड़ेगा रेडियंस के अंदर। तो अगर 180 को, क्योंकि हमें आंसर रेडियंस में देना है, तो हम 180 को रेडियंस में कन्वर्ट कर रहे हैं, ना कि पाई को डिग्रीज में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर अगर हम डिवाइड मल्टीप्लाई बाय पाई डिवाइड बाय 180 करें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा पाई प्लस पाई। पाई प्लस पाई विल बी इक्वल्स टू 2 पाई, so that means B is our answer। अच्छा, अब सिमिलरली
अगर ये कहा जाता कि आपको 2 पाई रेड आपको आंसर देना है और डिग्रीज के अंदर देना है, तो वही सेम चीज क्या हो जाती है, 180 प्लस 180 हो जाती, 360 आ जाता। या आपने 2 पाई की जो वैल्यू निकाली है उसको कन्वर्ट कर लें आप, मल्टीप्लाई बाय 180 डिवाइड बाय पाई कर लें, तब भी आपके पास आंसर 360 आ जाएगा। बोथ ऑफ द केसेस आंसर सेम आ रहा है। अच्छा, अब कुछ ट्रिक ये है कि इसको अगर आप याद कर लें डायरेक्ट, ठीक है, कि पाई जो बराबर होगा 180 डिग्रीज के बराबर होगा, सिमिलरली 2 पाई रेडियंस बराबर होगा 360 डिग्रीज के, पाई अपॉन 2 यानी कि 180 अपॉन 2 बराबर होगा 90 के, पाई अपॉन 3 बराबर होगा 60 के, एंड सो ऑन। आप इसके बहुत सारे रेशोज याद कर सकते हैं, ठीक है। तो एक टेबल बना लें एग्जाम में अटेम्प्ट करने से पहले, और उस टेबल को अच्छी तरीके से आपने क्या कर लिया, यूज कर लिया पेपर में। अच्छा, in a sector if the ratio of arc length to radius is 3:5, then its central angle will be equals to। तो अब आपने सेंट्रल एंगल निकालना है, देखें एंगल निकालना है और कहा हुआ है कि रेशो ऑफ आर्क लेंथ टू रेडियस। अच्छा, अब रेशो का मतलब है डिवाइड करना, तो हम किसको डिवाइड कर रहे हैं यहाँ पे, 3 और 5 को डिवाइड कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने क्या कहा, ये 3 और 5 क्या है, ये है आर्क लेंथ रेशो टू द रेडियस। तो अब यहाँ आर्क लेंथ क्या है हमारे पास, यहाँ आर्क लेंथ है L और यहाँ पे है रेडियस R। और अगर हम याद करें तो हमें निकालना है सेंट्रल एंगल, और सेंट्रल एंगल अगर फॉर्मूला L इक्वल्स टू आर थीटा अप्लाई करें तो थीटा की वैल्यू जो होती है इस फॉर्मूले के मुताबिक बराबर होती है L अपॉन R के। तो क्या ये 3/5 जो वैल्यू है वो थीटा की गिवन है, ठीक है। तो दोबारा बता देता हूं मैं इसको, देखें आर्क लेंथ और रेडियस का रेशो गिवन है 3/5। अब इस आर्क लेंथ और रेडियस को अगर डिवाइड करें तो 3/5 आना चाहिए, जो कि थीटा है हमारे पास। अब थीटा की वैल्यू 3/5 है। अब इसको सॉल्व करें तो ये बन जाती है 0.66, सॉरी, ये बन जाती है 0.6 रेडियंस, ठीक है, जो कि हमारे पास भी आंसर हो जाएगा। Next question 38, r square is equals to 15 upon theta, then the area of the sector will be equals to। अब यहाँ पर हमें area of the sector निकालना है, r square की वैल्यू गिवन है। अब देखें area of the sector फॉर्मूले जरूर याद करने हैं आपने, a is equals to half r square theta। अब ये जो यहाँ पर हाफ आर स्क्वायर थीटा ये फॉर्मूला है, या आर स्क्वायर थीटा अपॉन 2 है, हमें सिर्फ और सिर्फ आर स्क्वायर की वैल्यू गिवन है जो कि है 15 अपॉन थीटा। तो हम इस आर स्क्वायर की जगह लिख सकते हैं 15 अपॉन थीटा, तो 1/2 बिल्कुल एज इट इज आएगा, 15 अपॉन थीटा मल्टीप्लाई हो जाएगा इस 1/2 से, और यहाँ पर फॉर्मूले में थीटा एज इट इज आएगा। अब थीटा से अगर थीटा कैंसिल करें तो बन जाएगा 15/2। अब 15/2 का रेशो जो है वो बराबर होगा 7.5 के। अब देखिए 7.5 क्या कोई आंसर में गिवन है, जी बिल्कुल गिवन है, ठीक है। और स्क्वायर यूनिट्स का मतलब ये है कि यहाँ पर क्योंकि यूनिट्स मेंशन नहीं है, क्योंकि ये रेशो है तो यूनिट्स यहाँ मेंशन नहीं किए हुए इन्होंने, तो आप जो भी होगा उसमें यूनिट्स स्क्वायर लिख देंगे, ठीक है। तो ए हमारे पास आंसर हो जाएगा। अच्छा, इस हवाले से बता दूं कि पेपर के रेशो के हवाले से क्वेश्चन 38 वाज द वर्स्ट अटेम्प्टेड क्वेश्चन इन द 2021 पेपर। अब वर्स्ट अटेम्प्टेड इस वजह से हो सकता है कि स्टूडेंट्स ने इसको पिक नहीं किया जिस तरीके से पिक करना था, हालांकि बहुत सिंपल क्वेश्चन है, लेस देन अ मिनट ये सॉल्व हो गया, ठीक है। तो अगर आपने फॉर्मूला याद कर लिया और आपको ये पता है कि अप्लाई कैसे करना है तो बहुत आसान पेपर है ये आपके लिए। क्वेश्चन 39, या टेंजेंट ऑफ द एंगल इज नेगेटिव इन विच क्वाड्रेंट। अब देखिए थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है, एंड हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। कैसे याद कर सकते हैं हम, कास्ट से याद कर सकते हैं, तो C A S एंड T। तो यहाँ पर थर्ड क्वाड्रेंट में टेंजेंट इज पॉजिटिव, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्योंकि ऑल है इसका मतलब है ऑल, इसका मतलब है कॉस, इसका मतलब है साइन। अब ये जो थर्ड क्वाड्रेंट है यहाँ पर टेंजेंट पॉजिटिव है, टेंजेंट इज द फुल फॉर्म ऑफ टेन थीटा। अब ये जो टेंजेंट थीटा पॉजिटिव है थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर,
हमें बताना है कि विच ऑफ द क्वाड्रेंट्स दिस इज नेगेटिव। तो यहाँ नेगेटिव है, tan थीटा यहाँ नेगेटिव है। सिमिलरली सेकंड क्वाड्रेंट में यह यहाँ पे भी नेगेटिव है। तो पहला ऑप्शन अगर देखें तो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है, यहाँ नेगेटिव है, और थर्ड भी बिल्कुल सही है, यहाँ नेगेटिव है। तो इसका मतलब है हमारे पास आंसर हो जाएगा 1 and 3 विच इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन 40। On simplification, the expression √2 sec square theta minus tan square theta is equals to। तो अब देखें मेजॉरिटी ऑफ द आंसर्स, अगेन मैं ये कहूंगा कि यहाँ पर स्टूडेंट्स ने पिक किया है ए। अब ऐसा क्यों किया है? देखें अगर यहाँ पर 2 कॉमन लें तो बचेगा sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा विद इन द रूट। और एक जो सबसे बड़ा मसला है स्टूडेंट्स के अंदर, हालांकि वो क्लास 10 के स्टूडेंट्स हों, 9 के स्टूडेंट्स हों, या बेसिक अरिथमेटिक के स्टूडेंट्स हों 5-6 के, उनका ये इशू आता ही आता है कि हम यहाँ से वो स्क्वायर से रूट कैंसिल कर देता है। अब ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि उनको a माइनस बी होल स्क्वायर का पूरा मतलब नहीं पता। वो ये समझते हैं कि ये सेक थीटा माइनस टेन थीटा होल स्क्वायर है, और होल स्क्वायर लगाकर इसको स्क्वायर रूट कैंसिल कर देते हैं, हालांकि ये पॉसिबल नहीं है। अब देखिए, तो फिर इसका मतलब है ये आंसर अगर नहीं है तो फिर क्या होगा आंसर? क्या सेकंड आंसर होगा? नहीं, हमें पता है कि स्क्वायर रूट के अंदर 2 तो मौजूद है, तो इसका मतलब है √2 ही आंसर में आने वाला है। तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। फिर अब देखते हैं कि क्या बचा हमारे पास ऑप्शन, तो डी भी गलत हो गया। दैट मीन्स सी इज आवर आंसर। अब इसको देख लेते हैं कि कैसे दूसरे तरीके से, क्या मतलब इसको सिंप्लीफाई कैसे करें। अब सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा अगर हम आइडेंटिटी लगाएं तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू, अगर tan स्क्वायर थीटा को वहां शिफ्ट कर दें तो बन जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, और ये बराबर आ जाएगा किसके? 1 के। अब अगर ये 1 के बराबर आ गया तो दैट मीन्स कि हम यहाँ पर पूरे आंसर की जगह लिख सकते हैं √2 मल्टीप्लाई बाय 1। अब √2 मल्टीप्लाई बाय 1, ऑब्वियसली आंसर क्या बनेगा? √2 बनेगा। सो दैट मीन्स अगेन अ मिसइंटरप्रेटेड आंसर ऑफ द स्टूडेंट्स। ठीक है, चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 41 हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है ऑफ द पाइथागोरस थ्योरम एंड ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चंस। अच्छा, अब देखें यहाँ पर थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है ये। इन द ट्राइंगल DEF, DE is equals to 2 times EF। हमारे पास DE की लेंथ गिवन है 2 times EF के। Then the length of DF will become can be expressed as, तो DF की लेंथ हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं? अच्छा, अब देखें इसको सॉल्व करने का तरीका ये है कि आपने देखें सवाल के अंदर हम देखें तो DF रिप्रेजेंट हो रहा है EF के अंदर, DE के अंदर, DE के अंदर, और फिर आखिर में दोनों EF है। तो अब हमें किस तरीके से पता चले कि सवाल में क्या करना है? तो अब हम क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके देखते हैं कि क्या आने वाला है। तो हमने सबसे पहले लिखा, लेट सपोज हमने लिखा DF, पाइथागोरस थ्योरम लगाएं तो DF स्क्वायर इज इक्वल्स टू ED स्क्वायर प्लस EF स्क्वायर। अब दूसरी चीज क्या कही एग्जामिनर ने कि DE इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स EF। अब जाहिर सी बात, अच्छा अब देखें ये ऑप्शन कहीं भी अवेलेबल नहीं है, ठीक है, तो ये तो पहला स्टेप है। अब इसको मजीद सॉल्व करते हैं। यहाँ पर DE की लेंथ बराबर दी हुई है 2 टाइम्स EF के, तो ये देखें ये DE है, ठीक है, हम इसको लिख सकते हैं 2EF। अब जैसे ही हम इसको 2EF लिखेंगे तो हमें ब्रैकेट बनाना पड़ेगा और फिर स्क्वायर लगाना पड़ेगा, क्योंकि 2 जो है अब उस पे भी स्क्वायर लगेगा, ठीक है। तो अब 2 स्क्वायर लग गया यहाँ पर, और यहाँ पर लिख दिया हमने EF स्क्वायर। अब देखें ये आंसर में अवेलेबल है,
तो हम अगर थोड़ा सा गौर करें तो ये आंसर में अवेलेबल है डी ऑप्शन के अंदर। कैसे? देखें, अगर हम इसको 2 को स्क्वायर लें तो बन जाएगा 4, और अगर ई एफ के साथ स्क्वायर लिखें तो ये बन जाएगा ई एफ स्क्वायर प्लस ई एफ स्क्वायर। ठीक है, दैट मीन्स हमारे पास ई एफ स्क्वायर को ब्रैकेट में भी इस तरीके से भी लिख सकते हैं, तो ये भी हमारे पास इस तरीके से भी लिखा जा सकता है ये। तो दैट मीन्स डी हमारे पास आंसर है। सी हमारे पास आंसर नहीं है, उसके अंदर स्क्वायर ही नहीं है। बी हमारे पास आंसर इस वजह से नहीं है कि अगर जब हम, अच्छा अब देखें, बी आंसर के अंदर एग्जामिनर ने ई एफ को कन्वर्ट किया हुआ है डी ई के अंदर। ठीक है, लेकिन अगर हम ई एफ को डी ई के अंदर करेंगे कन्वर्ट तो ये बन जाएगा डी ई अपॉन 2। अच्छा, अब अगर ये डी ई अपॉन 2 बन गया तो हमें एलसीएम लेना पड़ेगा, और एलसीएम लेकर स्क्वायर को ऐड करना पड़ेगा। तो एलसीएम लेकर स्क्वायर को ऐड करने से तो डिनोमिनेटर में भी 2 बचना चाहिए। तो दैट मीन्स कि ये सॉल्व तो एग्जामिनर ने डीई की फॉर्म में किया है, लेकिन इसको सही तरीके से सॉल्व नहीं किया, तो दैट मीन्स ये भी गलत हो जाएगा। अच्छा, पहला ऑप्शन क्या डी एफ 3 टाइम्स ई एफ के बराबर है? नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर अगर हम देखें गौर से तो इस स्क्वायर टर्म्स को अगर हम स्क्वायर रूट भी लेंगे, ठीक है, सॉल्व करके, तो ये इस तरीके से नहीं बन रहा। ठीक है, अगर यहाँ भी स्क्वायर रूट लेंगे तो हमें इंडिविजुअल स्क्वायर पे ब्रेक नहीं कर सकते, इसलिए सी, डी, बी और ए तीनों आंसर्स गलत हो जाएंगे हमारे। तो डी इज द राइट आंसर। अब क्वेश्चन 42, यहाँ से थ्योरम्स स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा थ्योरम्स अगर आपके सामने है तो ओपन कर लें उसको, वरना ये है कि अगर आपने समझे हुए तो उनको अप्लाई करने की कोशिश करें। Question number 42. In the given diagram, O is the center of the circle and RT and ST are two tangents drawn to the circle. RT और ST हमारे पास दो tangents बनाई हुई हैं। OR is X, ये हमारे पास लेंथ है जो कि X के बराबर है, और OT है 2X plus 1 के बराबर। अच्छा, अब हमें क्या करना है, हमें इसको सॉल्व करना है बाय कैलकुलेटिंग आर टी स्क्वायर। अब हमें पहला थ्योरम जो हमारे पास टेंजेंट्स के अंदर था वो ये था कि whenever there is a tangent that is drawn to a circle, ठीक है, तो जहां पर वो ड्रॉ होती है उस पॉइंट पे 90 डिग्री मिलता है हमें। दैट मीन्स दिस पॉइंट, दिस एंगल इज 90 डिग्री विद द रेडियल सेगमेंट, सो दिस इज गोइंग टू बी 90। अब अगर यहाँ पर 90 है तो इसके अपोजिट ये जो होगा वो हाइपोटेन्यूस होगा। ठीक है, अब हमें आर टी की लेंथ फाइंड करनी है। अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो हम यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। तो फिर दैट मीन्स कि हमें अगर आर टी की लेंथ फाइंड करनी है तो आर टी हमारे पास बेस या परपेंडिकुलर बन जाएगा, विच इज आर टी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बराबर होगा 2x प्लस 1 होल स्क्वायर के, विच इज हाइपोटेन्यूस। तो यहाँ पर हमने पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई किया। अब ये 2x प्लस 1 होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वहां चला जाए तो माइनस एक्स स्क्वायर बन जाएगा। तो अब यहाँ पर सिर्फ माइनस एक्स है, यहाँ पर प्लस एक्स है, तो दैट मीन्स सी इज द राइट आंसर, क्योंकि वहां पर अगर शिफ्ट एक्स स्क्वायर को करें तो माइनस एक्स स्क्वायर बन जाएगा। तो सी इज द राइट आंसर। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 43 एंड 44 आर रिलेटेड टू दिस डायग्राम। क्वेश्चन नंबर 43 में कह रहे हैं कि वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल आर एस पी। अब एंगल आर एस पी का मतलब ये है कि ये वाला एंगल हमें फाइंड करना है। अच्छा, अब अगर ये वाला थ्योरम हम याद करें तो ये वाला थ्योरम था एंगल्स इन सेगमेंट के चैप्टर के अंदर, कि जहां पर हमारे पास ऐसे दो एंगल्स बनते हैं जो कि सिमिलर कॉर्ड से बनते हैं। अच्छा, अब सिमिलर कॉर्ड से यहाँ पे बनने वाला कौन सा एंगल है? हमारे पास सिमिलर कॉर्ड से बनने वाले एक तो ये एंगल है 35, और जो एंगल क्यू पे बन रहा है। दूसरा, अगर हम एक इमेजिनरी कॉर्ड ड्रॉ करें क्यू से आर तक की, तो इस क्यू से आर तक की जो कॉर्ड है वो हमारे पास एक एंगल ये दे रही है और एक एंगल यहाँ पर ये आ रहा है। That means these two angles are also equal.
सिमिलरली अगर हम पी आर का एंगल देखें तो ये वाला एंगल हमारे पास बराबर होगा यहाँ एस वाले एंगल के। ठीक है, तो बहुत सारे यहाँ पे अगर मार्किंग करते हुए चलेंगे तो इशू नहीं आएगा। देखिए ये एंगल हमारे पास 35 है जो क्यू पे बन रहा है। ठीक है, और ये जो पी पे बनने वाला एंगल है वो बराबर है एस पे यहाँ बनने वाले एंगल के। सिमिलरली ये जो एस का एंगल है ये बराबर है इस एंगल के। ठीक है, अब हमें आर एस पी यहाँ वाला एंगल फाइंड करना है। ठीक है, तो इसको मैं लेट्स सपोज हमने ये वाला एंगल फाइंड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे येलो से मैंने मार्क किया हुआ है इसको। अब एंगल आर एस पी कैसे निकलेगा? अच्छा, अब अगर यहाँ देखें हम यहाँ अगर देखें तो हमारे पास ये जो S का एंगल है जो हमें फाइंड करना है वो बराबर है इसके। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ x और यहाँ पर भी लिख रहा हूँ x। अब अगर गौर से देखें तो ये SOR डायमीटर है और 35 x के साथ अगर मिला दें तो बन जाएगा हमारे पास 35 विद x। तो कोई भी एंगल जो कि डायमीटर के अंदर इंस्क्राइब्ड होता है यानी कि रेडियल सेगमेंट से बनता है और डायमीटर के अंदर बनता है, डायमीटर से बनता है, तो वो 90 के बराबर होता है। ये हमारे पास सेकंड एप्लीकेशन ऑफ एंगल इन सेगमेंट है। 35 प्लस एक्स, अच्छा अब ये यहाँ x है और यहाँ भी x है, ये बराबर है 90 के। अब x की वैल्यू क्या होगी? 90 माइनस 35 होगी विच इज 55। दैट मीन्स B is our answer. Question number 44. The value of 2 times angle SQP. एंगल जो SQP पे बन रहा है उससे डबल वैल्यू निकालनी है। तो हमें SQP जो है एंगल वो तो पता है 35 है। ठीक है, तो अगर 2 टाइम्स उसको करें तो बन जाएगा 70। अब अगर गौर से देखें तो 2 टाइम्स एंगल SQP 70 है। तो स्टूडेंट्स अगर कंफ्यूज हो रहे हैं यहाँ पर तो बेटा यहाँ पर 2 टाइम्स 70 दिया हुआ है which is 140। ठीक है, which is our wrong answer. Question 45. If two circles touch each other externally and the radii are C and B, then the distance between their centers is। अच्छा, जब भी externally का word use हो कि अगर दो circles externally touch हो रहे हैं तो distance between their centers हमेशा plus होगा। ठीक है, तो ये आपने इस तरीके से थ्योरम को याद रख लेना है कि अगर कभी भी दो सर्कल्स टच हो रहे हैं तो डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स इज गोइंग टू बी द सम। लाइक हियर यहाँ पे B है और ये C है तो B प्लस C आ जाएगा। D इज द राइट आंसर। अच्छा, अगर इंटरनली होता तो हम माइनस कर देते और हम ये कह देते कि इट इज C माइनस B। अब कैसे C माइनस B? क्योंकि C इज ग्रेटर देन B, तो इस वजह से हम यहाँ पर C माइनस B करेंगे इंटरनली की सूरत में। क्वेश्चन 46. A and B are the centers of the given two circles with radii of 4 cm and 5 cm respectively. यहाँ पर रेडियस गिवन है of these two circles और वो है 4 cm and 5 cm। ठीक है, A जिसका है, जिसका सेंटर A है वो गिवन है हमारे पास 4 cm और जिसका सेंटर B है उसका रेडियस है 5। और दिखने में नजर आ रहा है कि कौन सा जो सर्कल है बड़ा है, तो वो ये है। ठीक है, अब इफ CD, यहाँ पर CD की लेंथ है 3 सेंटीमीटर्स, देन EF विल बी कैलकुलेटेड एज, हमें पूरी EF की लेंथ फाइंड करनी है। अच्छा, अब अगर गौर से देखें तो यहाँ से E से लेकर B तक की जो लेंथ होगी वो होगी डायमीटर। ठीक है, विच इज 4 टाइम्स 2। तो मैंने कहा कि ED की लेंथ, मैं कह रहा हूँ ED की लेंथ वो है 8, तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 8 सेंटीमीटर। अच्छा, अब अगर ED की लेंथ प्लस कर लूँ मैं CF की लेंथ से। ठीक है, अब CF की लेंथ कैसे आएगी? अब 5 सेंटीमीटर इसका रेडियस है यानी B से लेकर F तक की लाइन वो है हमारे पास 5, तो इसका डबल होगा 10 होगा। ठीक है, तो अगर मैं इन दोनों को ऐड कर लूँ तो ये बन जाएगा 8 प्लस 10, यानी हमारा आंसर नहीं है।
अब अगर देखें गौर से तो हमने E से लेकर D तक की लाइन को प्लस किया, फिर इसके बाद C से लेकर F तक की लाइन को प्लस किया। इस लाइन के दौरान इन दोनों को प्लस करने के दौरान यानी हमने ED को और CF को प्लस किया, तो इसके दौरान हमने 2 बार इस CD को प्लस कर लिया। ठीक है, अब अगर हमने यहां देखना है तो CD तो सिर्फ एक ही बार प्लस होना है, 2 बार प्लस नहीं होना है। तो अगर एक बार हम CD की लेंथ को माइनस कर दें तो हमारे पास रिक्वायर्ड लेंथ बन जाएगी पूरे EF की। ठीक है, तो ED which is 8 centimeter plus CF which is 10 centimeter माइनस कर दिया हमने 3 which is CD। तो हमने एक बार माइनस किया है, 2 बार इसलिए माइनस नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी हमें एक बार तो लेंथ चाहिए उसकी, हमें पूरा यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस चाहिए। तो E से लेकर F तक का डिस्टेंस हो जाएगा हमारे पास 8 + 10 - 3 which is 15। तो हमारे पास C आंसर हो जाएगा इसका। Question number 47. In the given diagram, AB and AD are tangents to the given circle at point B and D respectively. If O is the center of the given circle, then which of the following option is true? ठीक है, अब देखें OB से लेकर जो लेंथ होगी, पहला ऑप्शन ये कह रहा है कि OB से लेकर जो लेंथ होगी वो OF के बराबर होगी, तो ये बिल्कुल सही है क्योंकि दोनों रेडियस हैं। ठीक है, तो हमारा 1 करेक्ट है। दैट मीन्स सेकंड ऑप्शन और थर्ड डी ऑप्शन हमारे पास रॉन्ग हो जाएगा। अब देख लेते हैं, अच्छा सेकंड ऑप्शन को देखने की जरूरत नहीं है, वो ऑलरेडी गलत है। ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ से साबित कर दिया। थर्ड ऑप्शन अगर देखें उसमें अगर वो प्रूव हो जाता है तो फिर सी के साथ जाएंगे। AD इज इक्वल्स टू AB, क्या AD की लेंथ AB के बराबर है? तो बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि अगर हम यहाँ से OD बनाएं तो ये भी लेंथ क्या बनेगी, हमारे पास एक लेंथ बन जाएगी, रेडियस बन जाएगा, और ये जो एंगल बनेगा वो 90 का बनेगा दोनों जगह पे। यानी AOB और AOD हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल्स आएंगे। अगर AOB और AOD हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल्स हैं तो फिर इसका मतलब ये है कि ये दो लेंथ्स भी क्या होंगी, बराबर होंगी। यानी कि ये दोनों ट्राइंगल्स कैसे हैं, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स हैं which are having 2 lengths equal and 3 angles equal। अब अगर हमारे पास ये साइड भी प्रूव हो गई, थर्ड ऑप्शन भी प्रूव हो गया, तो अब हम जाएंगे C के साथ which is 1 and 3। Question number 48. In the given diagram, if ABF is less than 90, यानी ये वाला एंगल हमारे पास लेस देन 90 है, देन ADF will is, अब यहाँ पर ADF के बारे में पता करना है। अब लेस देन 90 मैं अपनी आसानी के लिए यहाँ पर पुट कर रहा हूँ 45। अब कुछ भी हो सकता है, ठीक है, मैंने कहा 45 ज़्यादा आसान है। मुझे पता करना है कि ADF क्या होगी। तो अगर मैं याद करूँ तो एंगल्स इन सेगमेंट में एक और थ्योरम था हमारे पास कि अगर ऑपोजिट एंगल्स इन अ क्वाड्रिलेटरल आर गोइंग टू बी सप्लीमेंट्री, ठीक है, दैट मीन्स दे बोथ मस्ट बी एडेड अप टू 180 डिग्रीज। तो अब अगर 45 का इस एंगल x से प्लस किया जाए तो आंसर आएगा 180 के बराबर। तो जाहिर सी बात है अगर ये 90 से छोटा है तो फिर ये एंगल क्या होगा, 90 से बड़ा होगा। अच्छा दूसरा, अगर ये ग्रेटर देन 90 है तो फिर तो बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। डी ऑप्शन क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि हम 360 से माइनस नहीं कर रहे। ठीक है, 360 से माइनस नहीं कर रहे। हाँ अगर 180 लिखा होता तो फिर अगर आप बी या डी दोनों ऑप्शन में से किसी एक पे जाते तो वो एग्जामिनर आपको 1 मार्क दे देता। क्वेश्चन 49. In the given diagram, O is the center of the circle if DAF is 30, यानी कि हमारे पास DAF इस एंगल को गिवन है और वो कहा हुआ है कि ये 30 है, then DOF माइनस DOF माइनस DAF प्लस DBF। अच्छा अगर देखें तो 30 और 30 दोनों सेम लोकेशंस पे आ रहे हैं, यानी ये भी 30 होगा। अब 30 + 30 जो सेंट्रल एंगल होता है, अगेन अ थ्योरम, इज डबल ऑफ द एंगल दैट इज फॉर्म्ड एट द मेजर सेगमेंट।
ठीक है। तो अगर मेजर सेगमेंट में बन रहा है, क्योंकि ये जो हमारे पास कॉर्ड है वो हमारे पास एक मेजर आर्क बना रही है और एक माइनर आर्क बना रही है, तो 30 और 30 दोनों मेजर सेगमेंट में बन रहा है। 30 को मल्टीप्लाई बाय 2 करें तो ये बनता है 60, दैट मीन्स दिस एंगल इज 60। अब अगर 60 यानी DOF को माइनस करें 30 प्लस 30 से, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 0 आ जाएगा, तो दैट मीन्स 49 इज A। In the given diagram, O is the center of the circle, O center है, और DE is equals to BC, ठीक है। Then angle BOC is, हमें ये वाला एंगल कैलकुलेट करना है। अच्छा, अब अगर यहाँ गौर से देखें तो D एक एंगल आपको गिवन है जो है DAE, दिस एंगल। अच्छा, अब इसको किस तरीके से यूज करें हम कि यहाँ पर हमारे पास एंगल इस 35 के कुछ ना कुछ लिंक में यहाँ एंगल मिल जाए, ठीक है जी। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक लाइन बना रहा हूँ फ्रॉम O to E, ठीक है। अज्यूम कर लें इसको एक स्ट्रेट लाइन है। अच्छा, अब क्या ये एंगल इसके वर्टिकली अपोजिट होगा? बिल्कुल होगा। देखें, इसके बिल्कुल ही अपोजिट एंगल फॉर्म हो रहा है, तो दैट मीन्स दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल। अच्छा, अब अगर मैं यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करूं फ्रॉम C to D, तो अब अगर गौर से यहाँ देखें तो इस DE कॉर्ड से एक एंगल यहाँ बन रहा है और इस DE कॉर्ड से एक एंगल A पे बन रहा है 35। तो क्या ये दोनों 35 के बराबर होंगे? और अगर ये 35 के बराबर हो गया तो फिर ये जो सेंट्रल एंगल है जो O पे बन रहा है, ये वाला एंगल, ये दरअसल इसके डबल होगा क्योंकि ये मेजर सेगमेंट में बन रहा है, ठीक है। तो दैट मीन्स दिस एंगल इज डबल देन 35 विच इज 70। अगर ये 70 है तो इसके वर्टिकल अपोजिट ये भी 70 होगा, जो कि हमें कैलकुलेट करना था BOC। तो बहुत ही अच्छा सवाल था, अच्छा सवाल, और इसके अंदर हमें थोड़ी सी 2 बार हमें थ्योरम्स को अप्लाई करना पड़ा। अब अगर जितने भी क्वेश्चंस आप देखें थ्योरम्स के, हमें 2 बार तकरीबन थ्योरम्स अप्लाई किए हैं, दो डिफरेंट थ्योरम्स अप्लाई किए। ऑन दैट नोट आपका पेपर एंड हो गया है, ठीक है। तो इसकी प्रैक्टिस करें और पहले इसको अगर जब भी कोई भी सवाल अटेम्प्ट कर रहे हो तो उसको आप पहले पूरा कॉन्टेक्स्ट में सोच कर फिर अटेम्प्ट करें, ठीक है। या अगर आप ये वीडियो भी देख रहे हैं तो फिर आप इसको पॉज करके हर क्वेश्चन पे आपने पहले हर क्वेश्चन के स्टार्ट के अंदर आपने पहले पॉज कर देना है और खुद सोचना है कि इसका आंसर क्या पॉसिबल है, ठीक है। अल्लाह हाफ़िज़, जज़ाकल्लाह खैरा।